एक अजीब सा कत्ल हुआ था और उस पुलिस के सामने कातिल का नाम आ चुका था, लेकिन पुलिस यकीन नहीं कर पा रही। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सुबेद जवेरी को बर्थडे के नाम पर बुलाकर उन्हें बर्थडे केक में जहर दिया गया था। पुलिस केस को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला था और आखिर जो सुराग मिला, उस सुराग के आधार पर उसने प्रिया उर्फ उर्मिला नाम की लड़की को उठाया और उर्मिला ने आखिर कातिल का नाम बक दिया। तो क्या था कातिल का नाम? क्या था इस कत्ल के पीछे वजह? क्या कत्ल की वजह दौलत थी या दुश्मनी थी, या कत्ल के पीछे वजह खुद प्रिया और उर्मिला थी? और सबसे बड़ा सवाल, कौन था कातिल? ये सारा खुलासा इस एपिसोड में होगा। हूं पारस जायसवाल और मैं लेकर आया हूं अपनी लिखी हुई वो कहानियां जो आपको हैरान भी करेंगी और आपका मनोरंजन भी करेंगी। सस्पेंस कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपने पहला और दूसरा एपिसोड नहीं देखा है तो इस कहानी का पूरा मजा लेने के लिए पहले पहला और दूसरा एपिसोड देख लीजिए, और दूसरा एपिसोड देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए और देख लीजिए। उसके बाद इस कहानी का आप पूरा मजा ले पाएंगे, क्योंकि ये कहानी ऐसी है कि आप लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे इस कहानी को और इस कहानी के अंजाम को। और अगर आपने पहला दूसरा दोनों एपिसोड देखा है तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ये कहानी जो शुरू हुई थी असल में 20 जुलाई 2025 को सुबोध जवेरी का कत्ल हुआ था और 18 दिन गुजर चुके थे। 8 अगस्त को पुलिस ने उर्मिला और प्रिया को उसके घर से उठाया था। पूरी रात पूछताछ चली थी और अब आज 9 अगस्त हो गया था। बड़ी अजीब बात थी कि आज 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन का त्योहार था। उर्मिला पुलिस स्टेशन में रो रही थी कि साहब मुझे एक बार जाने दीजिए, मेरा भाई गांधीनगर से मुझे रहेगा और घर पे नहीं देखेगा तो परेशान हो जाएगा, मेरा फोन चालू कर दीजिए, मुझे एक बार बात कर लेने दीजिए। और पुलिस ने उसका फोन चालू कर दिया, उसके भाई का फोन भी लगा दिया और उर्मिला ने अपने भाई से बात किया। भाई सचमुच सूरत आ चुका था, लेकिन इसने कहा कि नहीं मिल पाऊंगी भाई, मैं कहीं ऐसी जगह फंसी हुई कि मैं नहीं आ सकती, तुम गांधीनगर लौट जाओ। पुलिस उसको परमिशन देना चाहती थी कि तुम पुलिस स्टेशन में चाहो तो बुलाकर उसे राखी बांध सकती हो, लेकिन उर्मिला ने यह स्वीकार नहीं किया। वो शर्मिंदा थी अपने काम पर कि मैंने एक कत्ल में किसी का साथ दिया है जो बहुत बड़ी गलती की है। वो अंदर से पछता रही थी और आखिर उर्मिला ने जो कहानी बताई वो कहानी ये थी कि सुबोध जवेरी पैसे वाले इंसान थे और उनकी मुलाकात साधना से हुई तो वो साधना से पहली बार में ही बहुत प्रभावित हुए और बहुत नेक और अच्छी औरत थी। साधना एक स्कूल में टीचर का काम करती थी। उसकी मजबूरी थी क्योंकि 10 साल पहले उसके माँ बाप दोनों ही चल बसे थे, तो उसे अपनी जिम्मेदारी भी खुद उठानी थी और उसका छोटा भाई था अनिकेत सोनी, जिसे पढ़ाने लिखाने की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, तो वो काम भी करती थी। सुबोध जवेरी को साधना के तौर तरीके, हाव भाव, बातचीत, उसकी सादगी, उसकी अच्छाइयां सब कुछ इतनी पसंद आई कि उन्होंने साधना के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और सुबोध जवेरी और साधना की शादी हो गई। साधना ने यह जरूर कहा था कि वो नौकरी छोड़ देगी, लेकिन उसके भाई की पढ़ाई का क्या होगा, और सुबोध जवेरी ने कहा कि अनिकेत सोनी को हम खुद पढ़ाएंगे, उसके पढ़ाई का सारा खर्चा हम उठाएंगे। और इस तरह अनिकेत सोनी अहमदाबाद में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करता रहा। कॉलेज के दिनों में भी साधना पैसे बचाकर चुराकर इधर उधर से भी चुपचाप अपने भाई को दिया करती थी। जो एक्स्ट्रा खर्च होता था उसे कुल मिलाकर पढ़ाई के दौरान भरपूर पैसे मिल रहे थे और जिसकी वजह से भी उसकी आदतें बिगड़ रही थी, तो वो नशे का भी आदी हो चुका था। उसे सट्टे की आदत लग चुकी थी। सोने के गहनों के बारे में उसे बड़ी दिलचस्पी थी और अच्छी जानकारी भी थी, और ये सब देखते हुए सुबोध जवेरी ने उसे अपने पास बुला लिया। वो बड़ी अच्छी डिजाइनिंग करता था और इसीलिए सुबोध जवेरी ने उसे अपनी फैक्ट्री का इंचार्ज बना दिया जहां सोने के गहने, सोने के जेवर बनते थे। साधना भी इस बात से बहुत खुश थी क्योंकि उसका भाई भी इस परिवार में आ चुका था। एक खुशहाल परिवार था, लेकिन एक ही बात थी कि सुबोध जवेरी बड़े ही सख्त और उसूल प्रिय आदमी थे। अब वो जब अहमदाबाद से सूरत आया और अपने जीजा की फैक्ट्री संभालनी शुरू की तो उसकी ये लत बढ़ती ही चली गई। वो एक बार
8 लाख रुपए सट्टा में लगाया और हार गया। उस वक्त सुबोध जवेरी बुरी तरह नाराज हुए थे। उसे थप्पड़ भी मारा था और अपनी फैक्ट्री से निकाल दिया था, अपने घर से निकाल दिया था। वो 1 हफ्ते तक कहीं और भटकता रहा, फिर आकर आखिर हाथ पांव जोड़े माफी मांगा था और साधना के कहने पर आखिर सुबोध जवेरी ने उसे फिर से रख लिया था। लेकिन उसी दिन सुबोध जवेरी ने उसे कह दिया था कि आज के बाद अगर सट्टे जैसी बात मैंने सुनी कि तुम सट्टा खेलते हो या कोई भी गलत काम करते हो तो फिर मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, खुद ही सूरत छोड़कर चले जाना। अनिकेत सुबोध से उर्मिला को मिलाता है। उर्मिला के कॉलेज का नाम प्रिया था, तो वो प्रिया कहकर मिलाता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो प्रिया को भी अपने शोरूम में जगह दे दे, क्योंकि प्रिया भी पढ़ी लिखी थी। इस वजह से सुबोध ने प्रिया को अपने शोरूम में अकाउंटेंट का काम दे दिया। प्रिया सारा अकाउंट का हिसाब किताब रखती थी, जिसके लिए हर रोज उसे आना नहीं पड़ता था। इसीलिए वो बड़ोदरा में रहती थी और जब सूरत आती थी तो अनिकेत के साथ भी उसका समय कटता था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे। लेकिन ये बात अनिकेत ने सुबोध जवेरी को नहीं बताई थी। वो वक्त का इंतजार कर रहा था। इसी बीच कुछ बड़े बड़े इवेंट हुए, आईपीएल जैसे कुछ बड़े बड़े इवेंट जहां बड़े लेवल पे सट्टा खेला जाता है। और अनिकेत को यह कॉन्फिडेंस था कि अगर सट्टे में मैं जीत गया तो रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, फिर अपना शोरूम खोल लूंगा, अपनी ज्वेलरी शॉप खोल लूंगा और प्रिया के साथ सेटल हो जाऊंगा। तो ये सोचकर उसने उसी फैक्ट्री से सोना चुराया और ले जाकर बेचा और बेच के सट्टे में लगाना शुरू किया। और इस तरह 30 लाख रुपए वो सट्टा में हार गया। उसने सोचा था कि मैं ये सट्टा लगाने के बाद जब जीतूंगा तो वो सोना लाकर वापस रखूंगा। उसे ये भी पता था कि हर महीने सुबोध जवेरी खुद फैक्ट्री आते थे और सारा हिसाब ऑडिट खुद ही करते थे कि कितना सोना आया, सोने के कितने जेवर बने, कितना जेवर बाहर गया, कितना सोना बचा है, सारा ऑडिट खुद करते थे। अब इसे पता था कि इस महीने जब वो ऑडिट करने आएंगे और उन्हें पता लगेगा कि 30 लाख का सोना गायब है, तो वो अनिकेत को कभी माफ नहीं करेंगे। अनिकेत को धक्का देकर घर से निकाल देंगे, अपनी फैक्ट्री से निकाल देंगे और फिर अनिकेत का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। उसके हाथ से प्रिया तो जाएगी, उसकी जिंदगी भी पूरी तरह तहस नहस हो जाएगी। अब अनिकेत सोच में पड़ गया कि करूं तो क्या करूं। वह प्रिया से बात करने लगा। अचानक उसे ख्याल आया कि अगर किसी तरह किसी एक्सीडेंट में सुबोध जवेरी की मौत हो जाए तो फिर साधना को संभालने वाला तो कोई और रहेगा नहीं। अनिकेत के हाथ में सब कुछ आ जाएगा। वो शोरूम अनिकेत के हाथ में होगा, फैक्ट्री अनिकेत के हाथ में होगा, क्योंकि अनिकेत के अलावा संभालने वाला कोई और है नहीं। और उसे यह आइडिया अच्छा लगा। अगर किसी तरह सुबोध जवेरी को मार दिया जाए तो सुबोध जवेरी की सारी प्रॉपर्टी भी उसकी मुट्ठी में, उसके हाथ में आ सकता है। उसकी बहन तो उसकी मुट्ठी में है ही। और ये सोचकर उसने प्लान बनाना शुरू किया। उसने प्रिया को इस प्लान में मिलाया। प्रिया पहले डर रही थी, लेकिन उसने यकीन दिलाया कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। और उसका प्लान ऐसा था कि कोई समझ नहीं पाएगा कि उन्हें जहर दिया गया है। रास्ते में सुबोध जवेरी का एक्सीडेंट होगा और सब लोग समझेंगे कि एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई है। उस एक्सीडेंट में घायल होने के बाद जब मौत होगी तो उनकी मौत पर कोई शक नहीं कर पाएगा। और वैसे भी पोस्टमार्टम में जहर की बात तो सामने आती ही नहीं है और बिस्तरा टेस्ट करवाने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि किसी को शक होगा नहीं। तो ये अपनी तरफ से फुल कॉन्फिडेंट था कि हमारा ये प्लान सक्सेस होगा, सुबोध जवेरी मारे जाएंगे और उसके बाद सब कुछ हमारे हाथ में होगा। अब उसके लिए उसने ये प्लान किया। प्लान कर 8 बजे जब फ्लाइट से सुबोध एयरपोर्ट पर उतरे और बाहर निकले तभी उसने फोन किया। ये फोन उस नए नंबर से किया था जो नंबर बड़ोदरा में उर्मिला के नाम पर लिया गया था 15 दिन पहले। अब उस फोन से अनिकेत ने अपने जीजा को फोन किया। उन्होंने फोन उठाया, हैरान हुए कि अरे किस नंबर से फोन कर रहे हो। कहता वो दूसरा नंबर चल नहीं रहा है जीजा जी, आपके लिए एक सरप्राइज था। हाँ, आज दरअसल किसी का बर्थडे है और मैं उसे वादा कर चुका हूं कि आज ही आपसे मिलाऊंगा।
आप एक बार आ जाइए, यहाँ पे उसका बर्थडे है तो बर्थडे पार्टी चल रही है, इसी पार्टी में आपको उससे मिलाना है। बोले कौन है? बोले वही जिससे मैं प्यार करता हूं। लेकिन ये बात दीदी को बताइएगा मत कि आप मुझसे मिलने आ रहे हैं, उसे जरा भी इस बात की भनक मत दीजिएगा। सुबोध जवेरी हंसने लगे, बोले ठीक है पहुंचता हूं। कहां पहुंचना है? तो बताता है कि जवाहर फाटा 17 नंबर बंगले में ये बर्थडे पार्टी चल रही है। बोलते ठीक है मैं पहुंचता हूं। अब सुबोध जवेरी ने गाड़ी मोड़ी और पहुंच गए वहां जवाहर फाटा। 17 नंबर के बंगले में पहुंचे तो वहां बंगला खाली पड़ा था। वहां उस बंगले में सिर्फ 2 ही लोग थे, अनिकेत सोनी और प्रिया। सुबोध जवेरी प्रिया को देखकर चौंके और अनिकेत आकर अपने जीजा का पैर छू लिया। पैर छूते हुए बोला कि जीजा जी, यही सच्चाई आपको बतानी थी कि मैं प्रिया से प्यार करता हूं, मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूं। तुम घर पे लेके आते, इसे घर पे मिला देते, तुम दोनों की अपनी जिंदगी है, और शादी करना चाहते हो तो मेरे लिए तो और खुशी की बात, इससे मुझे ऐतराज क्यों होगा। लेकिन क्या हुआ, ये पार्टी वार्टी चल रही है बोले थे तुम, और यहां तो कुछ है नहीं। बोले सब लोग चले गए जीजा जी, दरअसल आपको आने में देर हो गई और शाम से ही पार्टी चल रही थी। अब सुबोध वहां से निकलते हैं। अनिकेत उनसे कहता है कि जीजा जी को यह बात मत बताइएगा कि आप यहां आए थे और मैंने प्रिया को आपसे मिलवाया है। सुबोध कहते हैं ठीक है। सुबोध इसे एक साधारण बात समझकर मान जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि अनिकेत ने जानबूझकर उन्हें यह बात कहा है क्योंकि वो फोन करके साधना को बता न दे कि मैं अनिकेत से मिलने आया हूं, तो इसका राज खुल जाता। अब सुबोध जब गाड़ी में बैठे निकलने लगे तो अनिकेत अंदर से भाग भाग कर केक लेके आया। बोले जीजा जी बर्थडे के लिए आए थे और केक तो आप खाए ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, ये रख लीजिए डेस्कटॉप पे और रास्ते में खा लीजिएगा, वैसे भी देर हो रही है, हम लोग भी निकल रहे हैं। और वहां से सुबोध निकले। वहां से निकलने के बाद ये दोनों भी अपनी i20 कार में निकले थे और उन 100-150 मीटर की दूरी से इनका पीछा कर रहे थे। वो देखना चाहते थे कि एक्सीडेंट कितना भीषण होता है, कब वो गाड़ी में केक खाते हैं और कब उनका एक्सीडेंट होता है। उन दोनों ने एक्सीडेंट देखा। एक्सीडेंट तो हुआ था लेकिन इतना बड़ा भी नहीं हुआ था कि गाड़ी के परखच्चे हो जाए। लेकिन फिलहाल अनिकेत इस बात के लिए निश्चित था कि एक्सीडेंट की वजह से कत्ल पर कोई शक नहीं कर पाएगा। यह पूरी कहानी थी सुबोध जवेरी को मारने की। अब यह जानने के बाद इंस्पेक्टर यह फैसला करता है कि वो तुरंत अनिकेत को अरेस्ट करेगा। वह अनिकेत के घर जाकर रेड मारता है तो पता लगता है कि अनिकेत नहीं है और उसे समझ में आता है कि आज रक्षाबंधन है, शायद अनिकेत अपनी बहन के घर गया होगा। अब इंस्पेक्टर वहां से गाड़ी लेकर निकलता है सुबोध और साधना के घर आने के लिए। इधर साधना के घर में अनिकेत सचमुच आया हुआ है और अपनी बहन के सामने आंखों में आंसू लिए कह रहा है कि दीदी, जीजा जी के जाने का दुख ना मैं भूल सकता हूं ना तुम भूल सकती हो, लेकिन भुलाना तो पड़ेगा, सब कुछ संभालना पड़ेगा, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगा, सारा कारोबार संभाल लूंगा दीदी, तुम्हें कभी अकेला नहीं होने दूंगा। साधना ने आरती की थाली सामने रखी हुई है जिसमें राखी भी है, आरती की थाली सजी हुई है जिसमें मिठाई रखा हुआ है और वो दी का दिया जलाकर अपने भाई की आरती उतारती है। आंखों में आंसू है और कहती है कि भाई बहन का सबसे बड़ा रक्षक होता है, मेरे लिए अब तुम ही तो सब कुछ हो। और मिठाई उठाती है, उसे मिठाई खिलाती है, वो मिठाई खाता है। साधना की आंखों में आंसू है और साधना कहती है कि जब कोई लड़का पैदा होता है ना तो लोग आकर बहन से कहते हैं कि अरे देख तेरा रक्षक आ गया। मतलब ये कि किसी भी लड़की का पहला रक्षक उसका भाई होता है और जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसका रक्षक उसका पति होता है। तो तू तो मेरा पहला रक्षक था, तू भाई है, तूने मेरा ही सुहाग उजाड़ दिया। अब अनिकेत बुरी तरह चौंकता है, कहता क्या कह रही हो बहन? कहती है बिल्कुल सही कह रही हूं, तू समझता है मुझे मालूम नहीं है। इंस्पेक्टर से बातचीत कर करके इंस्पेक्टर नहीं समझ पाया था लेकिन मैं समझ चुकी थी। मैं फैक्ट्री गई थी, फैक्ट्री में मैंने जहां पोटेशियम साइनाइड रखा जाता वो जगह चेक किया, वहां का रजिस्टर चेक किया, वहां पता लगा कि वो लॉकर तूने खोले थे। दूसरी बहनों की तरह मैं भी हर साल तुझे राखी बांधती थी और तेरे लंबे उम्र की कामना करती थी, लेकिन इस साल मैंने अपने हाथों से राखी की मिठाई में जहर तुझे खिलाया है और अब तू मरने वाला है भाई, तू मरने वाला है। और अचानक उसकी सांसें उखड़ने लगती है, वो अपना गला पकड़ता है
और चक्कर खाता है, चक्कर खा के लड़खड़ा रहा है, खड़ा हो चुका है, लड़खड़ा रहा है, गिर रहा है। पुलिस की एंट्री होती है और पुलिस उसे देखकर हैरान होती है, ये क्या है। और साधना कहती है कि इसने मेरा सुहाग उजाड़ा था, इसने मेरे पति को बर्थडे केक में जहर दिया था और मैंने इसे उसी राखी के मिठाई में जहर दिया है जिस मिठाई को खिलाकर हर साल इसके लंबे उम्र की कामना करती थी। मैं इसे माफ नहीं कर सकती थी और मैंने इसे माफ नहीं किया। मैं जानती हूं इंस्पेक्टर, आप इसे गिरफ्तार करने आए हैं। इंस्पेक्टर अनिकेत को हॉस्पिटल भेजता है, लेकिन अनिकेत का बचना तो नामुमकिन था, अनिकेत मर जाता है। इंस्पेक्टर साधना को अरेस्ट करता है। ये थी आज की कहानी, जिसके लिए मैंने कहा था कि ये अंजाम आप लोग भूल नहीं पाएंगे, लंबे समय तक याद रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लग रही है मेरी कहानियां। मेरी और दूसरी कहानियां भी देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे आइए, सिलेक्ट कीजिए और देखिए, मेरी हर कहानी आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगली कहानी में। धन्यवाद।